dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of constitutional law. In the last previous class of constitutional law, we have already discussed about the bare language of Article 13. In today's lecture, we will further continue from that point that we have remained left. जहां हमने उसे छोड़ा था लास्ट क्लास में, हम आज से ही आज जो है उसी जगह से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में काफ़ी लैंडमार्क केसेज आएंगे इसके अंदर, और काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें अच्छे से क्लियर करने हैं। एक सेकेंड में बेयर ले लूँ अपना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं, आज क्या डेट होगी है? आज डेट होगी है 3/9/2020। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के लास्ट क्लास में मैं आपको बेयर लैंग्वेज अच्छे से करवा चुकी हूँ, और उस बेयर लैंग्वेज में मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। जो क्लोज 1 है आर्टिकल 13 का, जो क्लोज 1 है वो एग्जिस्टिंग लॉ की बात करता है। एग्जिस्टिंग लॉ क्या? जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही लागू हो चुके थे और एनफोर्समेंट में थे। 13 क्लोज 2 ये कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। ये हमें बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हो फ्यूचर लॉज। इसमें ये चीज कही गई थी कि स्टेट जब कोई लॉ बनाएगी और अगर उसका वो लॉ जो लागू करवा रही है या बना रही है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है, तो उसे जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये है हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज 2। आर्टिकल 13 का जो क्लोज 3 था उसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशंस। किस प्रकार की डेफिनेशंस? लॉ क्या है और लॉ इन फोर्स क्या है। आर्टिकल 13 का क्लोज 4 क्या था? वो कहता है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट अगर किया जाता है आर्टिकल 368 में, वो जो है इस सेक्शन के अंदर, सॉरी इस आर्टिकल के अंदर फॉल नहीं करेगा, उसे आप नहीं मानोगे लॉ की कैटेगरी में। तो ये बात जो है उसमें ये बात कही गई थी। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको केस बताया था। केस इज केशवानंद भारती केस। एक मिनट में पंखा स्लो कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा शोर उससे आता है, फिर स्लो पंखे में ही हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आर्टिकल 13 यही बात कर रहा था। आज हम इससे रिलेटेड जो है काफ़ी अथॉरिटीज़ हैं। आज हम सबसे पहले कंसेप्ट उठाएंगे एग्जिस्टिंग लॉ। क्या होता है एग्जिस्टिंग लॉ? क्या आप में से कोई ये बता सकता है एग्जिस्टिंग लॉ क्या होता है? आप अगर नहीं भी बता सकते तो थोड़ा गलत सही जैसा भी आपको आइडिया मिले आप वैसा बता दीजिए। आज मैंने अपने सामने लैपटॉप को रखा हुआ है कि एक तो मुझे टाइम का उससे पता चले, और दूसरा जो है मुझे आपको अपने नोट्स लेके ना करवाना पड़े, बल्कि जो हेडिंग्स है वो मैं लैपटॉप से देख सकूं, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब एग्जिस्टिंग लॉ की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है, आर्टिकल दिया हुआ है 366, वो आप अपने बेयर एक्ट में निकाल लीजिए। 366 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो आर्टिकल जो 366 है उसका जो क्लोज 10 है वो ये कहता है, एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन आपको देता है। क्लोज 10 कहता है एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब कोई भी लॉ। जो हमने 13 के क्लोज 3 की लॉ की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, वही चीज़ ये बात बताता है कि एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब है कि वो लॉ जो कोई भी कानून है, यानी कि जो कानून बन चुका है। लॉ का मतलब क्या होता है? जो एनफोर्समेंट हो गया है या जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है। फिर बात कर रहा है कि इसके अंदर सेकंड चीज क्या आएगी? इसमें ऑर्डिनेंस आएगा। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आर्टिकल 366 का जो क्लोज 10 है वो डेफिनेशन बताता है किसकी? एग्जिस्टिंग लॉ की,
कि एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर ये सारी चीज आएगी। जब 13 क्लॉज 3 हमने किया था उसमें हमने लॉ के अंदर ये सारी चीजें की थी, बट ये एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी। और क्या होगा इसमें, बाय लॉज होगा, और क्या होगा इसमें, रूल्स होंगे, और क्या होगा इसमें, रेगुलेशंस होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारे के सारे टर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। आप उस अपने लेक्चर को देख सकते हैं। फिर बात कर रहा है कि ऐसा पास किया गया, किसके द्वारा पास किया गया है, एग्जिस्टिंग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट बिफोर कमेंसमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उसको पास किया गया है तो वो क्या एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये जो लॉ बने थे ये किसी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए थे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो भी किसी लेजिस्लेचर के द्वारा बने हैं या किसी अथॉरिटी के द्वारा बने हैं। तो इस प्रकार के जो लॉ होते हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के लेक्चर में अथॉरिटीज बहुत ज्यादा है, हम केस लॉज भी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। एक में मेरी बात आप हमेशा माइंड में रखिए, जब भी आप कोई भी केस लॉ करते हैं तो उसको डिटेल में इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेन हमें जो उसमें क्रक्स क्या दिया हुआ है, उस केस लॉ उसमें क्या बताया गया है, क्या वो अथॉरिटी क्रक्स देती है, वो सारा का सारा हमें डिस्कस करना होता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में ही है। एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन कहाँ फॉल करती है, 366 में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा तेज करते हैं तो शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, और पंखा स्लो रखते हैं तो चलो आज पंखा तेज नहीं करते हैं, देखते हैं कितना शोर होता है। एग्जिस्टिंग लॉ की जब बात करते हैं हम, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 डील करता है एग्जिस्टिंग लॉ की, और एग्जिस्टिंग लॉ की जो डेफिनेशन है वो फॉल करती है, इसमें डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है 366 के क्लॉज 10 में। अब एग्जिस्टिंग लॉ के रिगार्डिंग कई कंसेप्ट हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और सेकंड होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो मीन बैकवर्ड, बैक यानी कि बिफोर से, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब, प्रोस का मतलब आफ्टर, यानी कि जब कोई लॉ आ गया उसको आपने एनफोर्समेंट कर दी है, उसकी लॉ को जब आपने एनफोर्समेंट कर दिया उसके बाद उसकी अप्लीकेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी ये उस लॉ में ही मेंशन किया जाता है। अप्लीकेबिलिटी कि अगर मान लो कोई लॉ बन गया, आज की तारीख में कोई लॉ है और वो आज हमने लागू किया। निर्भया वाला केस सभी को याद है। निर्भया वाले केस में क्या हुआ था, निर्भया केस में जो एक्ट था, वो जो क्रिमिनल एक्ट किया गया था, दैट क्रिमिनल एक्ट जो था वो दिसंबर 2012 में था, आप ये मान के चलिए। और जो जे एक्ट जो 2013 का जो पास हुआ था वो 2013 में पास हुआ। तो क्या ये जो इसमें चेंजेस किए गए, क्या ये बैक डेट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है, क्रिमिनल हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये बात कहता है कि जब आप किसी को, अगर आप किसी को पनिशमेंट की बात करते हैं, किसी का लॉस हो रहा है, अगर मान लो इसमें ज़्यादा पनिशमेंट है तो ये जो है अगर आप एक्यूज पे लागू करवाते हो तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, तो उस एक्यूज का उसमें क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि एक्यूज को उससे क्या है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ जो है आप रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं लेके आ सकते। लेकिन कई ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनमें क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। वो उन मैटर्स में होती है जैसे कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, कंपनसेशन है या डैमेजेस हैं। उन मैटर्स में क्या है कि जो एक्यूज हैं, एक्यूज का विक्टिम जो है उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, या कोई लेस पनिशमेंट की प्रोविजन आ गई है, लेस पनिशमेंट की जब प्रोविजन आ जाता है कोई, कि मान लो कोई क्रिमिनल एक्ट है, पहले उसकी पनिशमेंट थी 7 ईयर्स, बट नाउ उसकी पनिशमेंट कितनी हो गई है, नाउ पनिशमेंट हो गई है 2 ईयर्स।
तो ये जो बेनिफिट्स मिलेंगे ये बेनिफिट्स आप एक्यूज को प्रोवाइड करवाओगे, ये हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है। तो इस बात के रिगार्डिंग हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, एक्यूज सेंट्रिक है, विक्टिम सेंट्रिक नहीं है, एक्यूज सेंट्रिक। हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्या कहता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस? क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारा वो बताता है एक्यूज सेंट्रिक। एक्यूज सेंट्रिक का मतलब है कि जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलने हैं वो एक्यूज को ही दिए जाते हैं, विक्टिम सेंट्रिक नहीं है, नो विक्टिम सेंट्रिक। विक्टिम सेंट्रिक नहीं है कि विक्टिम के लिए कुछ भी फायदा नहीं दिया गया। हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है पूरा का पूरा एक्यूज पे बेस है कि जब किसी एक्यूज को जब इन्वेस्टिगेशन करता है वो क्या करता है, सारा का सारा जो एविडेंसेस हैं वो किसके अगेंस्ट करता है, अगेंस्ट एक्यूज के अगेंस्ट करता है। रीजन क्योंकि अगर एक्यूज के अगेंस्ट हल्का सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट रह गया तो वो आराम से छूट जाएगा। हमारा एक्यूज सेंट्रिक है, एक्यूज के लिए तो काफ़ी प्रोविजंस दिए हुए हैं, काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन क्या विक्टिम को कुछ मिला है, नहीं मिला होता। इसीलिए आईओ जो है डिटेल जो अपनी एविडेंसेस कलेक्ट करता है और तभी वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करता है, अपने सॉलिड प्रूफ देता है। वो एक अलग मैटर है कि पुलिस वाले रुपया ले देके जो है अपनी सांठ-गांठ कर लेते हैं और विक्टिम को लॉस हो जाता है, एक्यूज बच के निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस सिस्टम की गलतियां हैं। अदरवाइज हमारे पुलिस सिस्टम में इतनी पावर्स मिली हुई हैं कि उन पावर्स के बेस पे अगर वो चाहे तो कोई भी बड़े से बड़ा जो क्रिमिनल है उसको वो पकड़ के ला सकते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 13 है इसके अंदर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, अगर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई एक ऐसा एक्ट था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा था और हमने मान लो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में पूरी तरह से और फंडामेंटल राइट्स 1949 में लागू हो गया था। मान लो कोई एक्ट जो है वो 1949 में एक एक्ट किया गया और उसके पहले वाला कोई एक्ट है 1936 का ऐसा कोई एक्ट है वो लागू था, लेकिन ये जो एक्ट था वायलेटिव था, ये वायलेशन कर रहा था, तो दिस एक्ट इज वॉइड हो गया। जब ये वॉइड हो गया तो इसके ट्रायल के लिए क्या हम उसे इसके लिए लायबल मान सकते हैं? इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और इसका जब ट्रायल चलेगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ही चल रहा है। तो इसका मतलब इस मामले में जो एक्यूज है उसको जो लास्ट हमारा एक्ट था उसके तहत उसे किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उसे मौजूदा समय में उस एक्ट को तो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और मौजूदा समय में फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से उसको जो है यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग एक केस है केशवा माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केशवा माधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये जो हमारा केस है ये एक इम्पोर्टेंट केस है। विच ईयर दिस केस इज ऑफ 1951 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो ये मैंने फैक्ट्स आपको बताए थे मोस्टली यही फैक्ट्स थे। इसमें क्या होता है कि इसमें 1949 में कोई एक्ट किया जाता है और उसमें जो है 1930 या 36 के आसपास का कोई एक्ट है, उसके तहत उसको जो है उसका ट्रायल चलता है। वो यहाँ पर ये प्ली लेता है कि जी अब जो ये एक्ट है 1936 का ये क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो इसलिए मेरा जो ट्रायल है इस 1936 के एक्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस एक्ट इज नाउ वॉइड, वो अब वॉइड हो चुका है। तो इस मामले में कोर्ट ने यही बात कही थी कि जो आर्टिकल 13(1) के तहत जो एग्जिस्टिंग लॉ है जिन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है वो एक्ट्स के तहत अब उनके ऊपर किसी प्रकार का ट्रायल नहीं चलेगा, कोई भी किसी प्रकार का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है कि बैक डेट से किसी प्रकार का इफेक्ट उस एक्यूज पे नहीं होगा। तो जो भी अब एक्ट हैं उनके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे। ये जो कंसेप्ट है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स
पोस्ट फैक्टो लो। एज पोस्ट फैक्टो किसमें बोला गया है? आर्टिकल जब हम 20 का क्लोज पढ़ते हैं उसमें यही चीज़ दी गई है कि किसी प्रकार के एक्ट को आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं करवा सकते। अगर आपके पास गैर एक्ट तो एक बार आप आर्टिकल 20 का क्लोज 1 भी निकाल लीजिए, साथ में उसकी भी आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। आर्टिकल जो 20 का क्लोज 1 यही बात कहता है, और आर्टिकल 20 का क्लोज 2 क्या कहता है? डबल जो पार्टी की एक ही एक्ट के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। और क्लोज 3 क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन की किसी व्यक्ति को आप उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करने के लिए नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है अपने खिलाफ किसी प्रकार की स्टेटमेंट दो। तो ये हमारा जो आर्टिकल 20 का क्लोज 3 है वो बताता है। तो अभी हम निकाल लेते हैं हमारा आर्टिकल 20। बट आर्टिकल 20 से क्या कहता है? आर्टिकल 20 हमें ये बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस है उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं वो सारा का सारा हमें आर्टिकल 20 बताता है। इसका क्लोज 1 कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence। ये कह रहा है कि जब भी कोई भी आप किसी व्यक्ति ने कोई कमीशन ऑफ द ऑफेंस कर लिया और उसके पास अगर कोई किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं उस एक्ट के अंदर, तो बाद वाले चेंजेस में अगर राइग्रेसिव पनिशमेंट है, मान लो पहले वाले में पनिशमेंट 2 साल की थी और बाद वाले में 7 साल की पनिशमेंट है, तो आप उसके तहत उसको सजा नहीं दे सकते। जो प्रीवियस पनिशमेंट का प्रोविजन उसी के तहत सजा दोगे। लेकिन सीआरपीसी ये कहता है कि अगर किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है एक्यूज्ड को, मान लो पहले पनिशमेंट ज़्यादा थी और अब पनिशमेंट कम है, तो उस मामले में उसको जो है छूट मिल सकती है। ये प्रोविजन एक्यूज के फेवर में है। तो तभी तो हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है वो एक्यूज सेंट्रिक है। एक बार थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए केस को। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है 13(1) के अंदर ही एक और कंसेप्ट आता है हमारा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दीज आर सम डॉक्ट्राइंस। ये कुछ एक डॉक्ट्राइंस है। डॉक्ट्राइंस का मतलब है कि ये कुछ एक जो नीतियाँ बनी हुई है, नीतियाँ जजमेंट्स के थ्रू या अलग अलग इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो इनको निकाला गया है कि अगर आपने एग्जिस्टिंग लॉ को कुछ उसकी अलग इंटरप्रिटेशन देनी है तो आप क्या क्या इंटरप्रिटेशन किस किस बेस पर दे सकते हो। तो वो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो मैंने कल भी एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, और इसे सेपरेटेबिलिटी भी कह सकते हैं, सेपरेटेबिलिटी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि मान लो कोई एक एक्ट है या कोई एक सेक्शन है, मान लिया सेक्शन 2 है किसी एक्ट का, ऑफ एनी एक्ट, किसी एक्ट का सेक्शन 2 है, उसके अंदर 2 क्लोजेस हैं, क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 जो है वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, और क्लोज 2 जो है वो वायलेट नहीं कर रहा। इस मामले में क्या होगा कि हम नहीं चाहते कि पूरा का पूरा जो एक्ट है या पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है इसको हम वॉइड डिक्लेयर करें। तो उस टाइम कोर्ट क्या देखती है कि सेवरेबिलिटी कर देती है कि अगर जो वॉइड कर रहा है, जैसे क्लॉज 1 वॉइड कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसको तो कोर्ट क्या कर देगी, वॉइड डिक्लेयर कर देगी, और जो वॉयलेट नहीं कर रहा उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो बेनिफिशियल प्रोविजन था उस सेक्शन का या पर्टिकुलर एक्ट का, वो तो हमारे उस एक्ट में वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन कर रहा था उस पार्ट को हम उससे निकाल देंगे। दैट डॉक्ट्राइन इज अप्लीकेबल बाय सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस जजमेंट्स। बट इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कह रहा है कि जो DS नकारा का जो केस है 1983 का केस है, उससे पहले हम स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस देख लेते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, FN बलसारा।
ये जो केस है 1951 का केस है, दिस इज ऑल्सो लैंडमार्क केस। ये जो भी केसेस मैं आपको करवाती हूँ वो मोस्टली लैंडमार्क केसेस ही करवाती हूँ, क्योंकि फालतू का कचरा करने की हमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। तो इसमें जो इश्यू था उसमें ये बात कही गई थी कि जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है कोई, इस केस में जो इश्यू था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की बात हो रही थी। और ये एक्ट जो था वो एक्ट था 1949 का। इस एक्ट के तहत जो है इस व्यक्ति को ट्रायल इसका चला। इस एक्ट में ये बात कही गई कि उसमें एक प्रोविजन था, सेक्शन 14 करके एक प्रोविजन था कि उस प्रोविजन को आप उसमें से निकाल दो। सॉरी सेक्शन 14 नहीं, पता नहीं कौन सा प्रोविजन था, कोई एक ऐसा प्रोविजन था जिसको बोला उसमें से निकाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि उस प्रोविजन का वन पार्ट तो जो था वो क्या था, वैलिड था, वन पार्ट वैलिड, और सेकंड जो पार्ट था उसका वो था इनवैलिड। तो यहाँ कोर्ट ने ये बात कही कि जो पार्ट वैलिड नहीं है, जो पार्ट इनवैलिड है, उस पार्ट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। नल एंड वॉइड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। नल एंड वॉइड का तो मतलब होता है वॉइड डिक्लेयर करेंगे, वॉइड अब इनिशियो नहीं करेंगे। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो एक टर्म है, उसका मतलब होता है फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, कि जिस दिन वो एक्ट लागू हुआ उसी दिन से उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्ट है, ये एक्ट स्टार्टिंग से वॉइड नहीं था, स्टार्टिंग से ये बिल्कुल ओके था, लेकिन इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट था जिस कंसेप्ट को फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना गया, इसलिए उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो कोर्ट ने ये बात कही कि इसका पूरा का पूरा प्रोविजन जो है वो वॉइड नहीं है, और इसका कुछ प्रोविजन इनवैलिड है और कुछ वैलिड है। तो जो वैलिड प्रोविजन है वो तो एज इट इज ही रहेगा उस एक्ट में, बट जो इनवैलिड प्रोविजन है उसको वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद इसके रिगार्डिंग एक और केस भी है, DS मेकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये केस आप नोट कर लीजिए, DS मेकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी यही बात कहता है कि देयर इज नो नीड टू इनऑपरेट या डिक्लेयर वॉइड द होल एक्ट। The court said that the court held that the part that is inoperative, the part that is invalid can be declared void, otherwise the other part remain operative। तो ये केस है DS मेकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये 1983 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। दिस केस इज ऑल्सो लैंडमार्क केस। ये सिर्फ मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल में इसके प्रॉपर फैक्ट्स चाहिए हुए या कुछ और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो आप क्या करो, JN पांडे की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले लो, उसमें आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे और डिटेल डिस्कशन भी मिल जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा जो मोटिव है वो है एग्जिस्टिंग लॉ को समझना। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर हमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, और वो केसेस के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, प्री एग्जाम जो होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं कि दिस केस रिलेटेड टू विच कंसेप्ट, किस कंसेप्ट से ये रिलेटेड है, तो उस टाइम आपको बताना पड़ता है कि किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, न कि किसी प्रकार की हमें मास्टर डिग्री लेनी है या PhD करना है। सॉरी। ये तो हमारा हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मैटर। अब नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, शॉर्ट टर्म में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्री के एग्जाम में केस पूछा जाता है कि ये केस किस थ्योरी से या किस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। और जो LLB का कंसेप्ट है, LLB में या LLM में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आता है किसी भी एग्जाम में, वहाँ इसको डिटेल में पूछ लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण लगना। ग्रहण लगना या अंधेरे में चला जाना, अंधकार। जैसे एक चंद्रमा होता है, ये शेप है, फिर उसकी ये शेप हो जाती है, यानी कि चंद्रमा की ऐसी शेप होती है। ये क्या है बाकी पार्ट इसका?
ये जो घेरा है ये घेरा बन जाएगा इक्लिप्स। तो इसी तरीके से हमारे आर्टिकल 13(1) के अंदर कोई ऐसा एक्ट है या कोई ऐसा प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न का कोई जो पार्ट है उसको हम वॉइड तो डिक्लेयर नहीं करते। कह रहा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है अगर वो फंडामेंटल लॉ से इनकंसिस्टेंस है तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि अब मान लो एक एक्ट है, कोई भी एक एक्ट ले लो, उसमें उसके अंदर 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो है वो इनऑपरेटिव हो गया, यानी कि वो डिक्लेयर कर दिया गया। पर जो 4 सेक्शन रिमेनिंग थे, 4 सेक्शन जो रिमेनिंग हो गए हैं उनके ऊपर अब इसकी शेडो पड़ गई है। शेडो का मतलब ओवर शेडो हो गया। ओवर शेडो का मतलब इसे वॉइड तो डिक्लेयर नहीं किया, नॉट डिक्लेयर वॉइड, बट आप कह सकते हो कि सुप्तावस्था में हो गया, सो गया है वो, अब किसी काम का नहीं है, किसी प्रकार की जगह उसका यूज नहीं है। जैसे ज्वालामुखी जो है सुप्त हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये लॉ भी है वो डोरमेंट हो जाएगा। ये लॉ किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका जो मेन प्रोविजन था वो तो हमने वो डिक्लेयर कर दिया। बाकी पर भी इसकी एक छाया पड़ गई है, एक तरीके से आप ग्रैंड भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार की चीज जो है वो इसमें आ जाती है। आप ये मान के चलो कोई प्रोविजन निकाल दिया गया और बाकी प्रोविजन जो है उसके वो डिक्लेयर नहीं हुए लेकिन इनऑपरेटिव हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। नरेन है, नारायण है, जो भी है आप देख लेना। स्टेट ऑफ एमपी का केस है ये, 1955 का ये केस है। ये भी केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बात करोगे तो भिखाजी नारायण का केस इसमें आ जाता है, आप इस केस को नहीं छोड़ सकते। यही चीज़ इसमें बताई गई थी कि अगर मान लो ये वाला पार्ट जब वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, इसमें ये बात कही गई कि जब ये वाला पार्ट वॉइड एंड डिक्लेयर कर दिया गया, अगर आफ्टर अमेंडमेंट अगर अमेंडमेंट इसमें कर देते हो, इसको ठीक करना चाहते हो, अमेंडमेंट के बाद भी ये ठीक नहीं हो सकता, ये वॉइड का वॉइड ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का आप चेंज नहीं ला सकते। यही बात जो है भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में बोला गया था। और ये केस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का आप डिस्कशन करोगे, भिखाजी नारायण के केस के बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरीके से जब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का आप मैटर सॉल्व करोगे, यानी कि जब उसका क्वेश्चन आप हल करोगे, उसमें DS नकारा का केस और FN बलसारा का केस अगर आप डिस्कस कर लेते हो तो आपके 5 में से 3.5-4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो कुछ केस लॉज हैं, इस एग्जामिनर को भी ये होता है कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पायरेंट है, उसको इस बात की नॉलेज है कि किस प्रकार से हमें कंसेप्ट को समझना है और क्लियर करना है। अब बात आती है क्लोज। इसमें एक चीज़ और भी रह रही है इक्लिप्स के साथ साथ, नहीं इतना ही था, इसमें 3 ही थ्योरीज थी। इसमें हमने कौन कौन सी थ्योरीज कर ली इसके अंदर, आज वाले में कौन कौन से कंसेप्ट जो है 13 क्लोज 1 में फॉल कर जाते हैं, वो 3 थ्योरी के आप माइंड में रखो। मैं शॉर्ट में एक बार और नोट करवा देती हूँ जो आपके माइंड में रह जाएगा। सबसे पहला इसमें था नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सेकंड इसके अंदर था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। थर्ड इसका कंसेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसके रिगार्डिंग केस था केशवा माधवा का केस है, आप देख लेना, बुक में देख लेना है, रिवाइज कर लेना, करते टाइम आपका ये जो वीडियो पॉज कर लेना। इसके अंदर FN बलसारा का केस है और DS नकारा का केस है और इसके अंदर भिखाजी नारायण का केस है।
ये जो किसी प्रकार की जो थ्योरीज निकल के आती है ना, ये थ्योरीज किस पर्पज़ के लिए आती है? जो जजेज होते हैं किसी भी लॉ को डिक्लेयर करने से पहले कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है या क्या उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन को डिक्लेयर करने से पहले उस थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग आती है। जो हमारा एक पेपर होता है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो इसीलिए तो होता है कि हमें पता चले कि किस प्रकार से जजेज जो है अपने किसी लॉ को डिक्लेयर करवाते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरीके से हम आगे इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब बात आती है 13 क्लॉज 2 की। 13 क्लॉज 2 हमने डिस्कस किया था, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है ये। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो 13 का क्लॉज 2 है दैट डिस्कस्ड अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसमें मैं पहले ही आपको अच्छे से डिटेल में बता ही चुकी हूँ कि जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात आती है तो उस टाइम में आपको सबसे पहला तो ये देखना है कि जो भी किसी स्टेट ने लॉ बनाया है वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर हो गया तो दैट कैन बी डिक्लेयर एज वॉइड, उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है। उसमें ये बात कही गई थी कि पहले आप केस का नाम नोट कीजिए, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो केस है हमारा ये है 1959 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में यही बात कही थी कि अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद फंडामेंटल के वायलेशन करता हुआ कोई एक्ट लागू किया जाता है और वो एक्ट जो है कंप्लीटली ये लगता है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं हो सकती, और सॉरी सेवरेबिलिटी की जो डॉक्ट्राइन है वो तो हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के लिए अप्लाई करते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लॉज है। जो एग्जिस्टिंग क्लॉज नहीं है, सॉरी एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, उसके लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं करते। इसमें ये बात की गई है कि किसी भी लॉ को अगर वो इसमें फर्स्ट टाइम जो है वॉइड अब इनिशियो की बात आई है, वॉइड अब इनिशियो की बात आई थी इसमें निकल के कि जब लॉ बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया लॉ, तो वो तो जब बना ही कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम इट्स बिगिनिंग ही वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसको कैन नॉट बी रिवाइव्ड, कोर्ट ने कहा कैन नॉट बी रिवाइव्ड, कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय एनी अमेंडमेंट। अब जब आपने कोई एक्ट बना ही दिया, अब आप उसको इस बात पर रिवाइव नहीं कर सकते कि हमारा एक्ट जो कोर्ट ने जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, वॉइड अब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया, हम इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं तो अमेंडमेंट करने के बाद हमारा लॉ जो है वो सही हो जाएगा। कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में जब आपने लॉ बनाया उस टाइम आपने ये गलती कर दी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है और अब आप ये चाहते हो कि अब वो राइट जो है आप उसको फंडामेंटल राइट के बेस पे उसको दोबारा से अमेंडमेंट करके ठीक करोगे, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट कैन नॉट बी रिवाइव अगेन, उसको आप दोबारा अगेन रिवाइव नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से क्लियरली इसमें एक्सप्लेन करी है। अगर आपको डिटेल्स इसके नोट चाहिए तो आप जो है बुक स्टडी कीजिए, और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी टू क्लियर देयर कंसेप्ट्स। किसी भी प्रकार का कंसेप्ट जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हो। ऐसा नहीं कि मैंने पेड कोचिंग नहीं ली, मैंने काफ़ी पैसा करके पेड कोचिंग भी ली है, लेकिन मुझे वो कुछ मिला ही नहीं जितना मुझे अब आपको फ्री कोचिंग देते हुए मिल रहा है। अब जितना मैं सेल्फ स्टडी करके आपके लिए नोट्स निकाल रही हूँ या नोट्स कहीं से बनाए हुए मेरे, अभी जो मेरे नोट्स थे हैंडमेड नोट्स हैं, बट मैंने इनको फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के लैपटॉप में डाला है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में ईजी हो जाए। क्योंकि जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने में। और बिना सेल्फ स्टडी के अगर आप ये सोचते हो कि आपको पका पकाया माल मिल जाए तो आप कुछ नहीं सीखोगे उससे। जब तक आप होटल से लाके रोटी खाते हो तो आपको नहीं पता रोटी कैसे बनाई जाती है, लेकिन जब आपने अपने हाथ से रोटी बना के खाना शुरू कर दोगे तब आपको महसूस होगा कि उस रोटी में कितना टेस्ट है और क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यही फायदा सेल्फ स्टडी का होता है। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगला जो केस है इसके रिगार्डिंग स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, इट इज ऑल्सो ए लैंडमार्क केस।
1980s के बाद का ये केस है, सॉरी 1974 का ये केस है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स निकल के आए थे, कोर्ट ने बताए थे, उनको शॉर्ट टर्म्स में मैं यहाँ लिखवा दूंगी, आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको समझना है मेन क्या था इसके अंदर। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि क्या किसी भी व्यक्ति के पास अगर मान लो फंडामेंटल का राइट है तो क्या उसको, द क्वेश्चन वाज वेदर अ लॉ व्हिच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 19(1)(f वुड बी वॉइड एंड देयरफॉर नॉन एज रिगार्ड नॉन सिटीजन। कि मान लो कोई एक लॉ बना, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि एक होता है सिटीजन, एक होता है नॉन सिटीजन। कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो हैं दोनों को मिलते हैं और कुछ एक जो है सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये निकल के आया कि मान लो कोई लॉ बन गया, नॉन एस्ट का मतलब होता है नॉन सिटीजन के लिए, कि जो नॉनेस्ट होगा, क्या ये कोई लॉ बन के आया, वो लॉ हमारे भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्या अगर वो वायलेशन सिटीजन के लिए हो रहा है तो क्या वो लॉ नॉन सिटीजन के लिए भी वॉइड हो जाएगा? यही इसमें क्वेश्चन था कि कोई एक्ट है वो हमारे देश के लोगों को कुछ अलग कानून है, अलग उनको अधिकार मिले हुए हैं, तो उन अधिकारों के तहत तो वो क्या है वायलेशन हो रहा है, तो आप ये कह दोगे कि जी वो जो है उसमें लागू नहीं हो सकता, वो जो एक्ट वॉइड हो जाएगा। पर क्या नॉन सिटीजन के लिए भी वही एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही कि इट रिमेन्स ऑपरेटिव, कह रहे हैं कि नॉन सिटीजन के लिए ऑपरेटिव होगा, क्योंकि ये किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता। पहली चीज नॉन सिटीजन के लिए ऑपरेटिव फॉर पहली चीज नॉन सिटीजन के लिए ऑपरेटिव होगा क्योंकि उनके तो फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं। सेकंड कहता है कि वॉइडनेस इज नॉट इन रैम, कह रहे हैं कि ये जो वॉइड होते हैं ना, ये जो वॉइड डिक्लेयर होगा नॉट इन रैम, नॉट इन रैम। अब यहाँ फिर दो टर्म निकल के आई जिनको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। दो टर्म्स क्या है, एक होता है रैम और एक होता है पर्सोनम। एक तो होता है रैम और एक होता है पर्सोनम। जो राइट इन रैम होता है वो अप्लीकेबल फॉर ऑल, बट पर्सोनम जो होता है वो पर्सनली होता है, किसी पर्सन के लिए इंडिविजुअल राइट होता है वो। तो ये बात कही कोर्ट ने कि ये जो राइट है ये रैम में वॉइड नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि सिटीजन नॉन सिटीजन की बात आ गई, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसलिए वो पर्सनली अगर मान लो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। लेकिन रैम का मतलब है नॉन सिटीजन के लिए इसकी किसी प्रकार की अप्लीकेबिलिटी नहीं है। फिर ये बात निकल के आई कि जो नॉन सिटीजन है वो प्लीड नहीं कर ले सकते, नॉन सिटीजन कैन नॉट प्लीड, कैन नॉट प्लीड ऑन फंडामेंटल राइट। कि अगर आप नॉन सिटीजन ये कह रहे हैं कि कोई विदेशी आ गया यहाँ पर, उसको हमारे देश में वो राइट ही नहीं मिले थे जो हमारे देश के नागरिकों को मिले हुए हैं, अगर वो अब ये कह देता है कि जी मुझे तो उन अधिकारों की वजह से जो है, क्योंकि ये जो आपका एक्ट है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो मुझे जो है प्ली है मेरी कि मुझे इसमें छूट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जो नॉन सिटीजन है उनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पार्टिकुलर राइट दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिए गए हैं और जो पर्टिकुलर सिटीजन को दिए गए हैं उन्हीं के लिए ये होगा। उसके बाद लास्ट चीज ये निकल के आई कि अगर मान लो फंडामेंटल राइट किसी क्लास पर्टिकुलर क्लास का वायलेट कर रहा है, पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर रिलीजन है या माइनॉरिटी है, अगर इनका वो वायलेशन कर रहा है, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स का वो वायलेशन कर रहा है तो क्या होगा? क्वेश्चन उठ के आया तो क्या होगा? तो कोर्ट ने कहा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है इनको स्पेशली मिले हुए हैं, तो जो फंडामेंटल राइट इन क्लास के लिए मिले होंगे, मान लो कुछ राइट्स मिले हैं माइनॉरिटी के लिए कि मुस्लिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक राइट है या SC ST के लिए कोई राइट है, तो अगर उनको कोई राइट मिले हुए हैं और उनका वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, दे कैन प्लीड, वो तो प्लीड कर सकते हैं, दे कैन प्लीड, बट अदर पर्सन्स कैन नॉट प्लीड, अदर पर्सन्स
कैन नॉट प्ली, तो दूसरे व्यक्ति जो है उसकी प्ली नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें जो निकल के आई थी अंबिका मिल्क के केस में निकल के आई थी, इसीलिए ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस को हम किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सारे के सारे हमारे कंसेप्ट जो है यही केस क्लियर करवाता है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, क्या उनका सिस्टम है, किस तरीके से उनको माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, और इसके बाद कुछ और कंसेप्ट भी हैं। अभी हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। अभी तो हमारे पास काफ़ी कुछ रह गया है करने को, तो एक क्लास और लगेगी हमारी इसके रिलेटेड। तो उस क्लास में हम करेंगे टेस्ट ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कैसे इन्फ्रिजमेंट होता है फंडामेंटल राइट को। मान लो कैसे आप मानोगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उसको हम कैसे देखेंगे। उसके लिए वो एक टेस्ट है, उस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पिथ और सब्सटेंस में, पिथ और सब्सटेंस भी क्या होता है कि जब मान लो सेंटर और स्टेट लिस्ट के अंदर किसी प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर कोई विवाद उठ रहा है, और उस विवाद के लिए वो जो क्या करते हैं, एक स्टेट लिस्ट से किसी दूसरे ने कंकरेंट लिस्ट में कोई अगर कानून बना दिया तो पिथ और सब्सटेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कलरेबल लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है कि अपनी पावर से ज़्यादा किसी ने कोई एक्ट बना दिया, कोई भी कानून बना दिया, पास कर दिया, तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन में फॉल कर जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि क्या फंडामेंटल राइट को वेव किया जा सकता है। मान लो आपका फंडामेंटल राइट, आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो क्या आप उस फंडामेंटल राइट को छोड़ सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी एक लैंडमार्क केस है। उसके बाद इसमें 4-5 अथॉरिटी और है जो हमने कल डिस्कस किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ अंडर आर्टिकल 13(2), क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर एक लॉ बन जाता है। तो उसके रिगार्डिंग 4 अथॉरिटीज है। शंकरी प्रसाद का केस है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सज्जन सिंह का केस डिस्कस करेंगे, गोलकनाथ का केस डिस्कस करेंगे, और केशव भारती का केस डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग मिनर्वा मिल्स का केस। तो इस तरीके से हमारा जो आर्टिकल 13 का जो क्लोज फर्स्ट है वो हम कर चुके हैं, क्लोज 2 भी कर चुके हैं। लेकिन कुछ एक एस्पेक्ट और है जो मैं सोच रही हूँ, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के रिगार्डिंग है, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं, वो कंसेप्ट भी हम साथ के साथ इसके क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप थोड़ी सी भी हार्ड वर्क करते हो, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो, थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, डेली का हाफ आवर आप मेहनत कर लो। ये जो केसेस मैंने लिखे हैं इनको थोड़ा सा अगर डिटेल में आप स्टडी कर लोगे तो आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने का कोशिश किया है, और मुझे उम्मीद भी है कि शायद आपको अच्छा भी लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आज अच्छा करवाया तो आप मेरे आज की वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आगे भी मिलते रहने चाहिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो जाना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। और शेयर नहीं, उनका मोबाइल लेकर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे क्या है कि मुझे ये रहेगा कि मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, और मेरे वीडियोस ने काफ़ी जो है वायरल हो गया है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको पसंद कर रहे हैं। और कोरोना का इशू आपको पता है बढ़ता ही जा रहा है। आज अब 70-80 हज़ार के करीब हमारे डेली के केस आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा डिटेल में, तो हमारा कंसेप्ट तब तक क्लियर तो नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है, जितना कर पाते हैं उतना ही अच्छा। बाकी आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।